बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई। बैठक में बीजेपी के प्रचार प्रमुख और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। बैठक के बाद मोदी आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंचे। मोदी को मिशन 2014 में विजय दिलवाने के लिए 4 जोनों में टीम को उनकी बांटा गया है। पूरब की जिम्मेदारी सुषमा स्वराज और पश्चिम में अरुण जेटली, उत्तर की जिम्मेदारी नितिन गडकरी, दक्षिण की जिम्मेदारी वेंकैया नायडू को दी गई। समाजसेवी अन्ना हजारे ने एक बयान में कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक नहीं है। इससे पहले अन्ना ने मोदी पर आरोप लगाया था कि उनके राज्य में सही लोकपाल नहीं है, लेकिन पहली बार वो खुलकर मोदी के समर्थन में दिख रहे हैं। अन्ना के बयान पर कांग्रेस के नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा कि मोदी का इतिहास जानने के बावजूद अगर अन्ना को मोदी सांप्रदायिक नहीं लगते हैं तो वो अपने मानसिक स्वास्थ्य की जांच करवाएं। बीजेपी की उपाध्यक्ष उमा भारती और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुलाकात की। उमा को आडवाणी खेमे का माना जाता है। मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। वाराणसी में बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। हेमा मालिनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी युवाओं में लोकप्रिय हैं और भविष्य के नेता हैं। मुंबई में बीजेपी आक्रामक हिंदुत्व के प्रचार पर जोर दे रही है। नरेंद्र मोदी के पोस्टर पूरे शहर में लगवाए गए हैं, जिस पर लिखा है कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्रवादी होने में कुछ गलत नहीं है। ठाकरे ने कहा कि हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू राष्ट्रवादी ही तो कहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की हैदराबाद रैली में टिकट नहीं, 5 रुपए का कूपन बांटा जाएगा। यूपी कांग्रेस के चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने नरेंद्र मोदी को बांटने वाला नेता बताया। मिस्त्री ने कहा कि राहुल और मोदी की तुलना नहीं की जा सकती। बिहार में मिड डे मील खाने से मरने वालों बच्चों की संख्या 23 तक पहुंची। बिहार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि आखिर खाने के तेल में कीटनाशक कैसे पहुंचे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमरजीत सिन्हा के मुताबिक ये फूड पॉइजनिंग का केस नहीं है, खाने में जहर मिलाए जाने की आशंका है। हैरानी की बात है कि आखिर एक ही स्कूल में खाने से 23 बच्चों की मौत कैसे हो सकती है। बिहार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि फूड सैंपल को पटना की एफएसएल लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट कल आने की संभावना है। बिहार सरकार मिड डे मील के लिए इस्तेमाल होने वाले अनाज के भंडारण के लिए किचन शेड और स्टोरेज रूम भी बनवाएगी। बिहार के शेखपुरा में मिड डे मील खाने से 10 बच्चे बीमार हो गए। गुस्साए परिजनों और विद्यार्थियों ने स्कूल के प्रिंसिपल का घेराव कर लिया। कल मधुबनी में भी मिड डे मील खाने से 50 बच्चे बीमार हो गए थे। छपरा मिड डे मील में 23 बच्चों की मौत के मामले को जेडीयू के नेता केसी त्यागी सियासी साजिश से जोड़ते हुए दिख रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से साफ है कि खाने में जहर मिलाया गया था। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सवाल उठाया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने खाने को चखने से मना क्यों किया। प्रिंसिपल ने खाना बनाने वाली महिला की चेतावनी को भी नजरअंदाज क्यों किया। पीएमसीएच के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अमरकांत झा ने कहा कि सभी बच्चों की हालत तेजी से सुधर रही है। बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी तरफ से अस्पताल प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पटना अस्पताल में भर्ती कई बच्चों की सेहत में सुधार की खबर है। कई मां बाप अब राहत की सांस ले रहे हैं। मिड डे मील का खाना खाने के बाद बेहोश हुए बच्चे अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। छपरा में 23 बच्चों की मौत के मामले में जमकर सियासत हो रही है। छपरा में लगातार दूसरे दिन भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बंद का आयोजन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नीतीश का इस्तीफा मांगा। बिहार के नालंदा में मिड डे मील योजना में भारी लापरवाही बरती जा रही है। छपरा में बच्चों की मौत के बाद भी सबक नहीं लिया गया है। अब भी मिड डे मील के किचन में गंदगी की भरमार है। न्यूज 24 की टीम ने बाराबंकी में चलाई जा रही मिड डे मील योजना का रियलिटी टेस्ट किया। अनाज में मक्खी और मच्छर मंडरा रहे थे। खाने की क्वालिटी भी बेहद खराब थी। न्यूज 24 मिड डे मील की रियलिटी चेक के लिए पूरे देश में मुहिम चला रहा है। हमारे संवाददाता ने लखनऊ के स्कूलों में चलाई जा रही मिड डे मील योजना की पड़ताल की तो पाया स्कूल के किचन में काफी गंदगी थी। भोपाल में न्यूज 24 ने मिड डे मील का रियलिटी टेस्ट किया। यहां भी सरकारी स्कूलों के किचन में गंदगी की भरमार दिखी। बच्चों की सेहत से जानलेवा खिलवाड़ किया जा रहा है।
अमृतसर में भी मिड डे मील योजना में लापरवाही बरती जा रही है। मिड डे मील के किचन में कीड़े मकोड़ों की भरमार है। खाने में काफी गंदे अनाज का इस्तेमाल हो रहा है। बिहार में 2200 स्कूलों को मिड डे मील सप्लाई करने वाले एनजीओ एकता शक्ति फाउंडेशन ने खाने की सप्लाई करने से मना कर दिया है। एकता शक्ति फाउंडेशन के पीछे हटने के बाद मौजूदा हालातों में हजारों मासूमों के सामने खाने का संकट मुंह बाय खड़ा है। एकता शक्ति फाउंडेशन ने दलील दी है कि सरकार की तरफ से बेहतर सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जा रही है। एक बच्चे पर फूड सप्लाई का खर्च 3 रुपए आता है। ऐसे में खाने की क्वालिटी बेहतर कैसे हो सकती है? एकता शक्ति फाउंडेशन राज्य में करप्ट सिस्टम से भी बेहद नाराज है और 23 मौतों के बाद कोई भी एनजीओ मिड डे मील योजना चलाने का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है। 23 मौतों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो सामने नहीं आए, लेकिन उनकी सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें यह साफ कहा गया है कि मिड डे मील को बच्चों को खिलाने से पहले प्रिंसिपल को खाना टेस्ट करना अनिवार्य होगा। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने मिड डे मील से 23 बच्चों की मौत के मामले में नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पासवान ने नीतीश से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। मानव संसाधन विकास मंत्री एमएम पल्लम राजू ने कहा कि मिड डे मील योजना में सुधार का अब सही वक्त आ गया है। कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। मानव संसाधन विकास मंत्री एमएम पल्लम राजू ने कहा कि छपरा मिड डे मील खाने से मारे गए बच्चों के गुनाह में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री पीके शाही के बयान से पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरे मामले पर बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेता राशिद मसूद ने बिहार मिड डे मील खाने से हुई मौतों पर नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राशिद मसूद ने कहा कि ऐसे मामलों में पूरी तरह से जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बनती है। दिल्ली के भारत नगर में भी सरकारी योजना के चलते एक बच्चा बीमार हुआ। चाचा नेहरू योजना के तहत दी गई आयरन की दवा से बच्चे के पेट में दर्द हुआ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी के नेता अनुव्रत मंडल ने वोटरों को पब्लिक रैली में सरेआम धमकी दी। अनुव्रत ने कहा कि जो निर्दलीय विधायक ममता बनर्जी को वोट नहीं देने को कहे उसके घरों को जला दिया जाएगा। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल ने अपने बयान पर सफाई दी है कि उनकी जुबान फिसल गई। वो लेफ्ट पर आरोप लगा रहे थे लेकिन कुछ का कुछ बोल बैठे। निर्दलीय विधायकों को धमकाने के मामले को सीपीआई नेता डी राजा ने काफी गंभीर मामला बताया है। सीपीआई ने पूरे मामले पर टीएमसी प्रमुख और प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सफाई मांगी। सीपीआई नेता अतुल अंजान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक नए तरीके का आतंकवाद फैला दिया है। टीएमसी के नेता लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल ने कहा कि जब ममता बनर्जी सरकार में आई थी तो लोगों ने उन पर काफी विश्वास जताया था, लेकिन अब उनकी पार्टी के नेता ही लोगों को धमका रहे हैं। एफडीआई लाने की सरकार की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल ने ऐलान किया है कि वो ओडिशा में स्टील प्लांट नहीं लगाएगी। इस प्लांट से हर साल 1 करोड़ 20 लाख टन स्टील का उत्पादन होना था। मित्तल के हाथ खींचने के बाद उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव किशोर महापात्रा ने कहा कि राज्य सरकार का रुख पूरी तरह सकारात्मक था। किसी भी प्रोजेक्ट को दोनों तरफ से मदद की जरूरत होती है। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में सरकार विदेशी निवेश लाने में पूरी तरह सफल रही है और जो विदेशी निवेश पहले से आ रहा था उसे भी नहीं बचा पा रही है। जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा कि केवल विदेशी निवेश पर ही देश की अर्थव्यवस्था कब तक निर्भर रहेगी। देश का वित्तीय संकट बढ़ता जा रहा है। सरकार को जल्द कुछ करना होगा। सीपीएम नेता अतुल अंजान ने कहा कि जिस देश में 3 महीने में 6 बार पेट्रोल के दाम बढ़े वहां विदेशी निवेश की हालत और क्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक के मामलों में सरकार को अहम निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ितों को कम से कम 3 लाख रुपए का मुआवजा जरूर दिया जाए। मुआवजे में से पहले 1 लाख रुपए तो 15 दिन के अंदर ही मिल जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से सवाल पूछा है कि एसिड अटैक को गैर जमानती अपराध क्यों न माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तेजाबी हमले पर जो गाइडलाइंस बनाई जा रही है उनका प्रचार भी किया जाए। शारदा चिट फंड केस की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पश्चिम बंगाल की सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्स के लिए एमसीआई के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनईईटी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआई के फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि मेडिकल काउंसिल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं करा सकती। हालांकि पहले ही चल रही भर्ती प्रक्रिया पर फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। दो 2014 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिलेश सरकार ने अपना चेहरा बदल दिया है। कैबिनेट विस्तार में बलिया के विधायक नारद राय, गाजीपुर से कैलाश यादव, अम्बेडकर नगर से राममूर्ति वर्मा ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। अखिलेश सरकार में अब मंत्रियों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। नियमों के मुताबिक यूपी में 60 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। अखिलेश सरकार की इस हेवीवेट टीम पर छवि सुधारने की अहम जिम्मेदारी है। यूपी के नए कैबिनेट मंत्री बने राममूर्ति वर्मा ने अखिलेश यादव के गुण गाए। कैबिनेट मंत्री राममूर्ति वर्मा ने अखिलेश को नौजवान विद्वान मुख्यमंत्री बताया। लखनऊ एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के आवास के सामने यादव सेना नाम के संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कुंडा में राजा भैया के लोग एसपी समर्थकों को परेशान कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले यह खबर थी कि राजा भैया को कैबिनेट में दोबारा शामिल किया जा सकता है, जिसके तुरंत बाद ही लखनऊ में राजा भैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आज लापता हुए लोगों के परिवारों को मुआवजा बांटा। उत्तराखंड सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 5,700 से ज्यादा लोग लापता हैं। आईसीसी बैंक की सीईओ चंदा कोचर ने उत्तराखंड में सैलाब पीड़ितों की मदद के लिए 15 करोड़ रुपए की मदद राशि का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने चंदा कोचर को मदद के लिए धन्यवाद दिया है। झारखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज पहली परीक्षा उन्होंने पास की। हेमंत सोरेन ने आज झारखंड की विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया। केंद्र सरकार ने चीन से लगी सीमा पर सेना के एक कोर के गठन को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत चीन की सीमा पर 50,000 सैनिकों को तैनात किया जाएगा। सरकार एलएसी पर इस नई ब्रिगेड के लिए 64,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में रक्षा मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बीएसएफ के कैंप पर भीड़ ने हमला कर दिया। बचाव में बीएसएफ को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। फायरिंग के विरोध में जम्मू कश्मीर के बनिहाल में नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम कर दिया। रामबन में बीएसएफ की फायरिंग से गुस्साए लोगों ने श्रीनगर में विरोध मार्च निकाला। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में बीएसएफ की फायरिंग के बाद 4 की मौत के मामले में गृह मंत्रालय ने सख्त रवैया अपनाया है। शिंदे ने तुरंत मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। झारखंड के पलामू में माओवादियों के अंदर जंग चल रही है। एक माओवादी नेता ने दूसरे माओवादी नेता के घर को जलाकर राख कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह इलाके में नक्सलियों ने हमला कर स्पेशल फोर्स के 3 जवान सहित 5 की हत्या कर दी। इस हमले में नक्सली स्पेशल फोर्स के हथियार भी लूट कर ले गए। इस नक्सली हमले में 4 जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए और कई जवान अब तक लापता हैं। इससे पहले नक्सलियों ने इलाके में एक निजी कंपनी के बेस कैंप पर हमला कर 3 जेसीबी मशीनों को फूंक दिया और एक पुल को बम विस्फोट से उड़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक हथियारबंद नक्सलियों ने निजी कंपनी के बेस कैंप पर हमला बोला और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड की भी मौत हो गई। नक्सली हमलों में घायल हुए जवानों को गया के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चश्मदीदों ने बताया कि जवानों पर 25 नक्सलियों ने हमला किया था। शाहनवाज हुसैन ने नक्सल हमले में 5 लोगों की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि लगातार बढ़ते नक्सल हमलों के बावजूद सरकार की नींद नहीं टूट रही है। पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली संकट पर विरोध प्रदर्शन किया। बैनर पोस्टर लेकर कार्यकर्ता बादल सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। मुंबई के शिरडी मंदिर में चढ़ाए गए सोने में 14 किलो नकली सोना पाया गया है। यानी लोग भगवान से भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार से जांच की मांग की है कि आखिर मंदिर कमेटी दोषी है या फिर किसी भक्त ने ही भगवान से छल किया है। गुड़गांव में पुलिस लाइन में सीजीएम की पत्नी का शव मिला है।
महिला के शरीर पर गोली लगी है। शव के पास से मिली रिवॉल्वर खुद सीजीएम रवनीत गर्ग की ही है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सीजीएम की पत्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि महिला पर पहले रॉड से वार किया गया था। महिला के शरीर से 3 बुलेट मिली है, 1 गोली गले में और 2 छाती में लगी है। दिल्ली के तीननगर में दहेज हत्या की कोशिश हुई। महिला ने फोन कर पहले ही अपने घर वालों को बताया था कि दहेज को लेकर उसके साथ मारपीट की जा रही है। फोन करने के कुछ घंटे के बाद ही महिला को जलाने की नाकाम कोशिश हुई।